नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। और हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है और आज का टॉपिक है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को आज समझेंगे। विद्युत धारा को समझने के पहले पहले हम समझेंगे आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। आवेश, देखिए, आवेश जो है किन्हीं दो वस्तुओं में जब रगड़ उत्पन्न होती है तो वो आवेश उत्पन्न होता है। यानी क्या है कि किन्हीं दो वस्तुओं में जब घर्षण उत्पन्न होगी तो वो आवेश उत्पन्न होती है। देखिए, हमने 7 और 8 क्लास में जब थे तो उस समय एक कार्य करते थे कि अपने पेन को अपने बाल में रगड़ते थे या किसी कपड़े में उसको रगड़ते थे। रगड़ने के बाद हम एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ा करते थे और टुकड़े को उससे सटाते थे और सट भी जाता था। वो कैसे होता था तो आज हम समझेंगे। वो आवेश की वजह से होता था। आवेश की वजह से, देखिए, आवेश जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है धनावेश, धनावेश, और एक होता है ऋणावेश। तो जो धनावेश होता है और ये जो, देखिए, ये धनावेश और ये ऋणावेश। तो जब धनावेश और ऋणावेश ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करने की क्रिया करते हैं। यानी कि जो असमान आवेश होगा, यानी अलग अलग जब आवेश होगा तो उनके बीच आकर्षण होता है, उनके बीच खिंचाव होता है। जब समान आवेश होगा, जैसे मान लीजिए प्लस हुए, ये भी प्लस है, प्लस दोनों प्लस प्लस आवेश होगा तो इनके बीच विकर्षण की क्रिया होती है। इनके बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। तो समान असमान आवेश आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, और समान आवेश आपस में विकर्षण करते हैं। तो जो हम पेन को अगर रगड़ते हैं ऐसे बाल में तो यहाँ पे प्लस आवेश उत्पन्न होगा, और जो हमारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ा है उस पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। यानी कि धनावेश और ऋणावेश, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण की क्षमता उत्पन्न होगी। तो यही है आवेश। यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं में जब रगड़ उत्पन्न होगी यानी घर्षण उत्पन्न होती है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे विद्युत धारा। तो ये जो आवेश है, ये आवेश किसी परिपथ में जब प्रवाहित होगी तो उससे क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यानी कि आवेशों के प्रवाह को हम क्या करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यह है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होगा, आवेशों के जो प्रवाह होगा, ये आवेश के जो प्रवाह होगा, तो आवेश जब ये विद्युत परिपथ में प्रवाहित होंगी तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। और ये विद्युत धारा, ठीक है, एक परिपथ में प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है, परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अब जो परिपथ है ये दो तरह के होते हैं। ये परिपथ क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो वो विद्युत परिपथ का, जिस पथ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये जो परिपथ है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बंद परिपथ और दूसरा होता है खुली परिपथ। ठीक है, एक होता है बंद परिपथ, दूसरा होता है खुला परिपथ। अगर मान लीजिए ये परिपथ है, इस पे क्या है, एक बल्ब लगा कर रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, परिपथ बंद है, यहाँ पे स्विच है, स्विच ऑन कर देते हैं, ऑन, तो परिपथ क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो पूरा तरह से आवेश का प्रवाह व्यवस्थित ढंग से होने लगता है। तो इसे हम कहते हैं बंद परिपथ। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो इसके बीच क्या होगा, प्रवाह रुक जाएगा, तो इसे हम कहते हैं खुला परिपथ। ठीक है, तो बंद परिपथ और खुला परिपथ समझ में आया। ठीक है, आवेश समझ में आया कि किन्हीं दो वस्तुओं में जब रगड़ उत्पन्न होगी तो आवेश उत्पन्न होगा। आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। और जो विद्युत धारा होगा ये एक पथ में प्रवाहित होगा, इस पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो तरह के होते हैं, एक बंद परिपथ होता है और दूसरा खुला परिपथ होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक। जो विद्युत धारा है, देखिए पहले आवेश जो है ना, थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं आवेश के बारे में। तो ये जो आवेश है, ये आवेश तो दो तरह के होते ही हैं, धनावेश और ऋणावेश। आवेश को सूचित किससे किया जाता है, तो आवेश को सूचित हम करते हैं Q से। आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। लेकिन जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब, इसे C से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है ये C से सूचित किया जाता है, इसे कूलम्ब कहते हैं। ठीक है, अब
एक चीज हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एक वैज्ञानिक का नाम हमने सुना है, जिनका नाम है मिल्टन। मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। मिल्टन द्वारा ये बताया गया था, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होती है। अब जो आवेश है, ये जो प्रवाह होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाह होता है। तो आखिर एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम समझेंगे। तो हम जानते हैं, देखिए अब ये जो है Q बराबर Ne, इसका फॉर्मूला होता है। अब इस जो एक इससे इसके साथ हम ये जानेंगे कि जो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो Q मतलब आवेश, N मतलब नंबर, इलेक्ट्रॉन Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q जो है एक कूलम आवेश में हमें देखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। पर देखिए इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़िए, डायरेक्ट हम इसे यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम होता है। अब ये जो है ये गुणा में है यहाँ पे, तो इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम करेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। अब ये जो 10 के पावर 19 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 1 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, बटे में कितना होगा 1.6, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम। अब हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को हटा देंगे, ये दशमलव को हटाएंगे, ये 16 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम क्या करते हैं 10 ये हो गया, और इसमें से हम क्या करते हैं एक 10 के गुणांक को इसमें शामिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 18 बटे में कितना होगा 16। इसे हम कटाएंगे तो कितना होगा 6.25 यानी 6.25 होगा, ठीक है। 6.25 गुणे 10 के पावर 18 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने कूलम में, तो 1 कूलम में, यानी 1 कूलम आवेश में क्या होगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। इतना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। ये तो कूलम समझ में गए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, और कूलम कितने इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, कितने कूलम में कितने आवेश होते हैं, ये तो हम समझ गए। अब हम समझेंगे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा तो विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, तो आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को या आवेशों के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह हो रहा है, किसके प्रवाह हो रहा है, आवेशों के प्रवाह हो रहा है। आवेशों के प्रवाह हो रहा है, किस दर से प्रवाहित हो रहा है, इसमें किस दर से विद्युत परिपथ में ये प्रवाह हो रहा है, यानी कितने समय से ये किस समय के अकॉर्डिंग ये प्रवाह हो रहा है, किस समय के अनुसार ये प्रवाह हो रहा है, ये हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय, ठीक। आवेश को हम विद्युत धारा को I से सूचित करेंगे, ठीक है। आवेश को हम Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं, विद्युत धारा I बराबर Q/T, ठीक है। अब देखिए हमें एसआई मात्रक देखना है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, हमने पढ़ा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और कूलम Q जो है, आवेश जो है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम की धारा जब प्रवाहित हो जाएगी तो इसे 1 एम्पियर की धारा कहेंगे, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम की धारा प्रवाहित होगी तो इसे 1 एम्पियर की धारा हम
कहेंगे, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में गए विद्युत धारा का एसआई मतलब भी समझ में आ गया, विद्युत धारा कैसे मतलब कैसे निकालते हैं। अब हम समझेंगे विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव के बारे में समझेंगे। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है, इकाई धनावेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो जो जिस बिंदु पे लाते हैं उस बिंदु को हम विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु यहाँ पे है, तो इकाई धनावेश को, ठीक है, इकाई अनंत से किसी बिंदु तक लाने पे जो कार्य किया गया है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है, इस बिंदु पे उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ पे अनंत से किसी बिंदु तक, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि लंबी तार है, इससे बहुत बड़ी तार है, कोई तार ले लेते हैं, बहुत लंबी या बड़ी तार ले लेते हैं, तो एक आवेश कितनी छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है, तो इसके लिए वो तार क्या हो जाएगा, अनंत दूरी पर स्थित मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर लंबी तार है तो एक आवेश छोटा कण के अकॉर्डिंग उसके लिए वो दूरी अनंत हो जाएगी। तो वहां से कहीं बहुत दूर कोई तार है, वहां से किसी दूसरे जगह तक एक धनावेश को हमें यहाँ लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा व्यर्थ होगा या जो एनर्जी इनसे लॉस होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को इस बिंदु पे हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो इसलिए विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, तो इस बिंदु पे वो विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विद्युत विभव बराबर कार्य, ठीक है, कार्य। देखिए इकाई धनावेश को एक बिंदु से कहां तक ले जाना है, दूसरे बिंदु, अनंत से एक बिंदु ले जाना है, ठीक है। तो इसमें जो कार्य किया गया है, तो किसको लाया जा रहा है, आवेश को लाया जा रहा है, यानी कि आवेश, कार्य बटे में आवेश, ठीक। यानी विद्युत विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो भी बराबर क्या होगा, जूल बटे कूलम हो जाएगा। यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, भी से सूचित करता है। चलिए अब हम समझेंगे, ये तो समझ में आएगा, विद्युत विभव तक तो समझ में आ गया। अब हम समझेंगे विभवांतर। विद्युत विभव तो समझ में आ गया, अब हम समझेंगे विभवांतर। तो अगर मान लीजिए एक परिपथ है, और एक आवेश को यहां से यहां तक लाया गया है, यहां तक। तो हम अभी बताएं विद्युत विभव क्या होता है कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है वो विद्युत विभव कहलाता है। तो यहां से यहां तक जो आएगा, वो यहाँ पे जो कार्य होगा वो विद्युत विभव कहलाया। फिर यहां से यहां तक लाए तो जो इसमें जो कार्य हुआ वो विद्युत विभव, यानी कि इसको हम करेंगे V1 और ये क्या हो जाएगा V2, ठीक है। अब इनके बीच के जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। यानी कि V1 माइनस V2 ये क्या हो जाएगा, हमारा विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो दो विभवों के बीच के अंतर को
क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। और ये विभवांतर को भी हम भी से ही सूचित करते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। विभवांतर की मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब दो चीजें हैं, एक तो आमीटर और दूसरा वोल्टीमीटर। ठीक है, आमीटर और वोल्टीमीटर। तो देखिए, जो विद्युत विभव है, ठीक है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो आई है इसे हम क्या क्या करते हैं कि आमीटर से मापते हैं। ठीक है, जिसे ए मीटर भी कहा जाता है। ए मीटर मतलब आमीटर कहीं कहीं बोल दिया जाता है, ए मीटर। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है इसे ए मीटर से मापा जाता है। और जो विद्युत विभव है या विभवांतर है इसे वोल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, आमीटर और वोल्टीमीटर। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ओम का नियम। तो इसे हम समझ लेते हैं, ओम के नियम क्या है। तो मान लीजिए एक विद्युत परिपथ हो गया, ये क्या हो गया। अब हम समझेंगे ओम के नियम, थोड़ा खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। ओम का नियम, ठीक है, ओम के नियम। ये मान लेते हैं एक विद्युत परिपथ हो गया। ठीक है, विद्युत परिपथ में ये हमारा स्विच हो गया, ये हो गया स्विच। ठीक, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसे ए मीटर से मापेंगे। और यहाँ पे एक विभव लगा है। ठीक, दो विभव है, विभव ए और विभव बी। हम ए बी इतना सूचित करके यहाँ पे, हाँ, ई एफ सूचित करते हैं। ई और एफ दो विभव है, और दो विभवों के बीच हम क्या लगा दिए? वोल्टीमीटर लगा दिए, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो ओम के नियम क्या क्या है? ओम के नियम समझते हैं कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए तो, मतलब कि देखिए, इस चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो, यानी कि हम इतना ही मात्रा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें ताकि इसमें ताप में ज्यादा परिवर्तन न आए, तापमान न ज्यादा बढ़े। यदि विद्युत परिपथ के ताप में परिवर्तन न हो तो, या फिर किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई, इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा हो रहा है वो प्रवाहित विद्युत धारा आई, इनके सिरों पे जो विभवांतर लगा है, जो इनके सिरों के जो बीच में विभवांतर है, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर से समझिए, ओम के नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए तो, ताप में कोई बदलाव न किया जाए तो, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों पे स्थित विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात आई समानुपाती क्या होगा? आई समानुपाती भी होगा। ठीक है, आई समानुपाती भी। अब हम क्या करते हैं, या आई बराबर भी बाई आर, जहां आर जो है, आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा नियतांक। आर एक नियतांक है। आर एक क्या है? नियतांक है। और इसी आर को हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस से कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। और इसी को हम कहते हैं ओम के नियम। इसी को हम कहते हैं ओम के नियम। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा तथा इसके सिरों पर स्थित जो विभव है
विभवांतर है, इसके सिरों पे जो विभवांतर है ये क्या होगा, समान, एक दूसरे के समानुपाती होगा, अर्थात I प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I समानुपाती V, अर्थात या I बराबर V बटे R, जहाँ R क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, और इसी नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओम के नियम। ठीक है, ओम के नियम समझे। अब प्रतिरोध को समझते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। अब हम समझेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या है इसको जानेंगे। देखिए, प्रतिरोध जैसे देखिए, हम जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें विद्युत धारा बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, लेकिन लोहे की वस्तुएं हैं उनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और यानी कि धातुएं जो होती है विद्युत के सुचालक होती है, हम जानते हैं, और अधातुएं विद्युत के कुचालक होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो विद्युत धारा के चालक तो होती है, लेकिन कम मात्रा में चालक होती है, कम चालक होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है, यानी जो अर्धचालक है या फिर कम मात्रा में उसमें विद्युत धारा का चालन हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो विद्युत धारा का रुकावट कर रहा है, कुछ हिस्सों में रुकावट कर रहा है। जैसे मान लीजिए लकड़ी में विद्युत धारा को हम प्रवाहित करें तो लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, उसमें रुकावट आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम किसी लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आसानी से चल जाता है, आसानी से प्रवाहित हो जाता है विद्युत धारा आसानी से। हम लोहे की वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम छुएंगे तो उसमें झटका लग सकता है हमें, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तांबे की जो चीजें हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे कॉपर का हमारा तार भी आता है तो इसमें विद्युत धारा आसानी से पार होता है, यानी विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ धातु जैसे सिलिकॉन है ये अर्धचालक होते हैं। तो ये अर्धचालक होते हैं, और क्योंकि ये प्रतिरोध डालते हैं, विद्युत धारा के चालन में कुछ रुकावट डालते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो अवरोध उत्पन्न होता है विद्युत धारा के प्रवाहन में, जो अवरोध उत्पन्न होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए प्रति सेकंड, ये जो परिपथ है इस परिपथ में मान लीजिए प्रति सेकंड 5 आवेश, मान लेते हैं सपोज कि 5 आवेश जो है ना, 5 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन एक प्रतिरोध ऐसे लगा दिए, यहाँ पे एक ऐसा चीज लगा दिए, एक ऐसा मतलब वस्तु यहाँ पे डाल दिए कि ये वस्तु क्या कर रहा है कि अपने से होकर 4 कूलम ही प्रति सेकंड प्रवेश कर रहा है। तो यानी कि 1 कूलम के आवेश को ये रुकावट डाल रहा है, यानी कि ये क्या करता है, इस परिपथ में ये प्रतिरोधक बन गया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे, जो वस्तुएं अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध भी कहते हैं। तो प्रतिरोध समझ में आया कि विद्युत के प्रवाह के दिशा में जो रुकावट डाले, या विद्युत प्रवाह के विद्युत प्रवाह के क्रिया है उसमें जो रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया प्रतिरोध क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध के बारे में हम तो जान लिए। अब हम समझेंगे प्रतिरोध के मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम, इसे इस तरह से बनाया जाता है ओम। देखिए, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अब ये जो 1 ओम है ये किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं ओम के नियम क्या होता है, I = V/R। ठीक है, अब R यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, V, यानी विभवांतर का मात्रक V हो गया, और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर = ओम होगा। ठीक है,
तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन कैसे किया जाता है। तो प्रतिरोधों का समूहन दो तरह के होते हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम समझेंगे सेल क्या होता है। देखिए, सेल एक ऐसा युक्ति होता है, सेल एक ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सेल एक ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को, जैसे हम देखते हैं टॉर्च में डाला जाता है छोटा छोटा सेल करके इस तरह से, तो एक सेल एक ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है तथा अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को क्या करता है, बनाए रखता है। तो सेल एक ऐसा युक्ति है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को, इसमें क्या होता है, केमिकल्स भरा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। साथ ही साथ अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है इसको बनाए रखने का कार्य करता है। तो सेल समझ में आ गया, सेल क्या होती है। अब हम समझेंगे बैटरी क्या होता है। बैटरी, तो सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों को एक व्यवस्थित ढंग से इसको सजा देते हैं, यानी कि देखिए ये मान लीजिए ये सेल पहला हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, दूसरा सेल, ठीक, ये तीसरा सेल। अब इन सेलों को हम इस तरह से सजाए कि इसका मान लीजिए प्लस, ये माइनस हो गया और ये प्लस, और दूसरे वाला सेल का माइनस पहले वाले सेल का प्लस के साथ जोड़ देते हैं, फिर दूसरे वाले सेल के प्लस तीसरे वाले सेल के माइनस के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो व्यवस्थित समूह मिला इसी को हम क्या कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं। तो सेलों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के व्यवस्थित समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया सेल क्या है और ये भी समझ में आ गया बैटरी क्या है। अब हम समझेंगे जो प्रतिरोध है, जो इससे जिसका ऐसे मतलब ओम हम अभी बता रहे थे, तो इसका दो तरह के समूहन होता है। दो तरह के समूहन होता है। कौन कौन समूहन होता है, तो पहला समूहन होता है श्रेणी क्रम और दूसरा समूहन होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, तो श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध को एक ही लाइन में इस तरह से हम सजा देते हैं, एक ही लाइन में ये सजे रहते हैं, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, ठीक है। अब समांतर क्रम समूहन क्या होता है कि एक ही, देखिए ये एक ही लाइन में कुछ इस तरह से सजे होते हैं कि अगर मान लीजिए, देखिए ये मान लेते हैं, ये इस समूहन में क्या होगा कि मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके माइनस वाला के साथ इसका प्लस जोड़ेंगे और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर इसके माइनस वाले के साथ इसका प्लस जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरह से जो समूहन होगा, यानी जो जिस तरह से हम बैटरी को सजा रहे थे, इस तरह से जो समूहन होगा इसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि पहले वाला का प्लस, दूसरे वाला का माइनस, फिर दूसरे वाला का प्लस, ठीक है, दूसरे वाले का माइनस के साथ इस तरह से हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह की जो समूहन होती है ये जो कहलाती है, ये समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाती है। तो श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन ये दोनों होती है। तो श्रेणी क्रम समूहन समांतर क्रम समूहन समझ में आएगा। देखिए श्रेणी क्रम समूहन में जो है प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, यानी कि टोटल प्रतिरोध हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आर एस इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम समूहन को हम जोड़ने के लिए RS बराबर करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।
लेकिन जो समांतर क्रम समूहन है, समांतर क्रम समूहन की जो समतुल्य प्रतिरोध है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो समांतर क्रम जो समूहन है यानी कि Rp 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, 1/R3। इस तरह से हम क्या करते हैं, समूहन करते हैं। तो श्रेणी क्रम समूहन इस तरह से होती है, समांतर क्रम समूहन इस तरह से होती है। ध्यान रखिए कि जो श्रेणी क्रम समूहन है इसमें प्रतिरोध ज्यादा लगता है, प्रतिरोध क्या होता है इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन समांतर क्रम समूहन है इसमें प्रतिरोध क्या होती है, कम लगती है। कैसे, तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे भी 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पे भी 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा है। हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी मान लेते हैं 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे भी 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पे भी 6 ओम का एक प्रतिरोध लगा है। ठीक, अब हम इसे श्रेणी क्रम समूहन करते हैं। श्रेणी क्रम समूहन करने के लिए हम क्या करें, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए RS करेंगे। तो R1 के मान कितना है, 6 ओम है, प्लस R2 का मान 6 ओम है, और R3 के मान भी 6 ओम है। टोटल कितना हो गया, 6 6 दिया 18 ओम, ये हो गया ना, ये टोटल मिला के 18 ओम हो गया। लेकिन इसका जब समूहन करते हैं तो ये कितना होगा, 1/Rp बराबर 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम, ठीक है, प्लस 1/6 ओम, ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकलते हैं, 6 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 1/Rp, ठीक, बराबर कितना होगा, 1/Rp बराबर 3/6, ये कट जाएगा 2 बार में 1/2, तीसरा जो गुणा करेंगे तो Rp बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम आएगा। देखिए Rp बराबर कितना हो गया, 2 ओम आ गया। तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है इससे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का समूहन जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध मतलब सब जोड़ के, तो समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम हो गया, लेकिन समांतर क्रम में इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम लगता है, और इसका प्रतिरोध ज्यादा लगता है। तो ये हो गया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों प्रतिरोध, ठीक है। अब हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, और विद्युत ऊर्जा के जानने से पहले हम समझते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है। देखिए जो आवेश है इसके तो प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब ये विद्युत धारा कितनी क्षमता से किसी परिपथ में प्रवाह हो रही है, ठीक है, कितनी क्षमता से ये प्रवाह हो रही है, उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। बहुत, जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज धारा उसमें प्रवाह हो रही है, किसी परिपथ में बहुत तेज धारा प्रवाह हो रही है, या बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनके तुलना में विद्युत शक्ति कहा जाता है कि कितनी पावर से या कितनी शक्ति से विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाह हो रही है। अब विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो है, मात्रक वो होता है वाट, ठीक है, वाट होता है, जिसे W से सूचित किया जाता है। अब ये विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो गया, और 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, ठीक है, 1 किलोवाट होता है। अब ये किलोवाट जो विद्युत है, या ये जो विद्युत की जो क्षमता है 1 किलोवाट, ये 1 घंटा में जितनी होगी उसे हम कहेंगे 1 यूनिट, ठीक है। जैसे यूनिट हम जानते हैं ना कि हमारे जो विद्युत घर में जो विद्युत आ रहा है उसको हम यूनिट में माप के उसका जो बिल है वो भरते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बिजली बिल आता है उसको यूनिट में मापा जाता है। तो इस यानी कि जो विद्युत ऊर्जा का व्यय का जो दर है उसे हम यूनिट में मापते हैं, बड़ा व्यय का दर जो है उसे यूनिट में मापते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 घंटा में ये जो विद्युत का व्यय होगा 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, इसे हम 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है, इसे हम 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो 1 यूनिट जो विद्युत धारा है उसमें कितना ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट हो गया, 1000 वाट, ठीक है। अब वाट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जितना विद्युत का कार्य हुआ, ठीक है, जितना विद्युत का कार्य हुआ,
ठीक, विद्युत के जो कार्य हुआ वो कितने समय में हुआ, ठीक, इसी को हम कहते हैं वाट, यानी कि कार्य बटे समय होता है। ठीक है, वाट शक्ति का या क्षमता का। तो हम कार्य को जो मात्रक होता है ये जूल होता है, ये सॉरी यहाँ पर हम टी लिखे, समय को हम टी लिखे, तो कार्य के जो मात्रक होता है वो जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, अब ये 1000 वाट हो गया और 1 घंटा, तो 1000 का 1000 और जो वाट है इसका हम मात्रक लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और जो 1 घंटा है तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 गुणे 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 का 36 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जूल। अब हम क्या करेंगे, इसको भौतिकी के लैंग्वेज में लिखेंगे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो 1 यूनिट में कितना जूल खर्च हो रहा है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा का व्यय हो रहा है। ठीक है, जिसे हम 1 यूनिट का धारा कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया विद्युत ऊर्जा। अब हम समझेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में कुछ चीजें ऐसे हैं जो प्रतिरोध उत्पन्न करती है, या कुछ परिपथ ऐसे है जिसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। अच्छा देखिए, प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध जो है ये विद्युत परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा है, इसका प्रतिरोध कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जिससे उसकी लंबाई पे, भला क्या करता है, इसके लंबाई पर निर्भर करता है कि विद्युत परिपथ की लंबाई कितनी है। अगर विद्युत परिपथ की लंबाई ज्यादा होगी तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जब तार बहुत लंबी होगी तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। मान लीजिए हम एक तार छोटा मोटा तार लगाते हैं, उससे बॉल मारते हैं बहुत नजदीक, ठीक है, जहां से हम विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं वहां उसके नजदीक लगा रहे हैं, तो वहां पे उसकी लाइट क्या होगी, तेज होगी। लेकिन यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर तक हम एक तार को ले जाते हैं और यहाँ से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वहां पे क्या होगी, इसकी अपेक्षा कम वोल्टेज वहां पे मिलेगी। तो तार जितने लंबी रहेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा लगेगा, और तार छोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम लगेगा। तो एक तो इसके लंबाई पे, तार की लंबाई पे निर्भर करता है कि प्रतिरोध ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। दूसरा निर्भर करता है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसके, जो चालक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी जैसे मान लीजिए ये तार है, ये हमारा जो मार्कर है ये तार है, तो तार का जो ये वाला एरिया है इसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो तार मोटा होगा और इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन तेजी से होगा, यानी कि प्रतिरोध कम लगेगा। तो जितने ही उसके क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध उसमें कम लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक तो निर्भर करता है उसके तार की लंबाई पे, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो ओवरऑल आर जो है ये डिपेंड किस पे करता है, तो तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हम इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, या R इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू रो। ठीक है, यानी कि रो क्या है, एक यहाँ पे नियतांक हो गया, और इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, कि इसमें किसी चालक में कोई प्रतिरोध कितना कम या ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है और किसके अकॉर्डिंग करता है, तो ये कहलाता है प्रतिरोधकता। और जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, अब जो प्रतिरोधकता है और इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम समझेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता जितनी हेवी मतलब प्रतिरोधकता यानी कि रुकावट जितनी ज्यादा रहेगी प्रतिरोध उतने ज्यादा लगेगा। तो मान लीजिए प्रतिरोध लग रहा है और विद्युत का प्रवाह है वो तेज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट उत्पन्न होगी, गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होगी,
और इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग हीटर देखे हैं, हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम की तार होती है। हीटर में किस चीज की तार होती है, नाइक्रोम की तार होती है। अब जो हीटर है, हीटर में हीटर की तार की जो गलनांक है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, वो जल्दी गलता नहीं है, मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो जाए फिर भी नहीं गलता है। ठीक है, इस वजह से वो क्या होती है, इसलिए हम हीटर में उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हम बहुत लंबा तार को बहुत ऐसे राउंड राउंड करके उसमें लगाया जाता है, बहुत पतला होता है। तो पहली बात कि जो तार पतला है उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा, उसमें ज्यादा लगेगा। दूसरी बात कि तार बहुत लंबा है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। अब प्रतिरोध ज्यादा लगा है तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ये हीट होगा, और हीट होने की वजह से ये देखिए, अगर इसका गलनांक कम होता तो ये मान लीजिए परिपथ भंग हो जाता तो टूट जाता, लेकिन गलनांक भी इसका ज्यादा है तो अभी ये टूटेगा भी नहीं। इस वजह से ये क्या होता है, तप्त हो जाता है, और तप्त होने की वजह से ये क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे हमारा खाना बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं जो विद्युत बल्ब होता है, फिलामेंट वाला बल्ब होता है ना 100 वाट वाला, तो उसमें हम देखते हैं, देखिए इस तरह से होता है, फोटो बना लेते हैं इसका। मान लीजिए बल्ब हो गया, तो ये बल्ब का ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। अब ये जो टंगस्टन है इसकी गलनांक होती है लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 3400 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या होगा, इसका ये गलेगा। ठीक है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हम मान के चले, तो मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा तब ये टूटेगा। ठीक है, तब तक क्या होता है कि यहाँ पे हम विद्युत धारा जब प्रवाह करते हैं तो ये राउंडिंग होता है, बहुत पतला सा होता है, और ऐसे घुमा सा होता है और उसमें लगाया जाता है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से ये जलने लगता है, लेकिन ये टूट भी नहीं पाता है क्योंकि इसकी गलनांक बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से टूट भी नहीं पाता है। और मतलब ये देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश देने लगता है। जब तक ये बहुत तेज जलता है तो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसके बाहरी जो आवरण लगे होते हैं, जो शीशे की होती, लेकिन ये उतना हीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्रिय गैस भरा होता है। इसमें क्या होता है, अक्रिय गैस भरा होता है। अक्रिय गैस जैसे इसमें हीलियम भरा होता है, हीलियम या नियोन भरा होता है। ठीक है, हीलियम या नियोन, और एक नाइट्रोजन भी भरा जाता है इसमें, नाइट्रोजन। ठीक है, एक अक्रिय गैस और नाइट्रोजन इसमें भरा होता है। तो याद रखिएगा, जो बल्ब है, विद्युत बल्ब है, उसमें कौन सी गैस भरा होता है, तो एक अक्रिय गैस हीलियम या नियोन, और साथ ही साथ नाइट्रोजन इसमें भरा रहता है। और इसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इस तरह से ये चैप्टर लगभग समाप्त होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो पे या फिर हमारे चैनल पे बने रहे, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।